जय हिंद। तो आज हम देखेंगे स्वामी एंड फ्रेंड्स का चैप्टर 8 बिफोर द एग्जामिनेशन। इसके 7 चैप्टर्स में अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 बिफोर द एग्जामिनेशन। इम्तहानों से 2 हफ्ते पहले अप्रैल में स्वामी ने महसूस किया कि पिताजी बहुत बदल गए हैं और यह बदलाव अच्छा नहीं है। अब वह बहुत किंतु परंतु करने लगे हैं और तुनक मिजाज हो गए हैं, जैसे उन्होंने तय कर लिया हो कि बेटे को तंग करते रहना है। अगर वह दादी से बात कर रहा होता तो वे अचानक प्रकट होकर कहते, बेटे इम्तिहान पास है, याद है ना? दादी तुम्हारा इंतजार कर लेगी लेकिन इम्तिहान नहीं करेगा। अगर वह माँ के साथ चल रहा होता तो वे उसे पीछे से पकड़ लेते और डेस्क पर लाकर बिठा देते। इसी तरह रात को तालुका दफ्तर का घंटा जब 9 बजे बजता तो उनके कमरे से आवाज सुनाई देती, स्वामी अभी तक तुम सोए नहीं, सवेरे जल्दी उठकर भी तुम्हें पढ़ाई करनी है। स्वामी की जिंदगी में ये दिन काफी मुश्किल थे। एक दिन परेशान होकर उसने जवाब दिया, आप मेरे इम्तिहान को लेकर इतने परेशान क्यों हैं? पिताजी जवाब देते हैं, इसलिए कि कहीं तुम फेल ना हो जाओ। मैं फेल नहीं होऊंगा, स्वामी कहता है। पिताजी अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं, ठीक है, अगर ठीक से पढ़ाई करोगे और पेपर अच्छे करोगे तो फेल नहीं होंगे, लेकिन अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हारे सभी साथी पास हो जाएंगे तो क्या होगा? हाँ, जैसे ही इम्तिहान खत्म हो जाए उसके तुरंत बाद तुम जो चाहे कर सकते हो। स्वामी को बात सही लगी। वह सोचने लगा, अगर मटर, मणि, शंकर और राजम उसे पीछे छोड़कर अगली कक्षा में चले जाए तो पिताजी सही कह रहे हैं। यह देखकर पिताजी ने उसे और भी कसा, अगर पिछली कक्षा के लड़के तुम्हारे नए साथी हो जाए तो? स्वामी पूरा ध्यान लगाकर दशमलव के सवाल करने लगा। स्कूल में सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों पर इम्तिहानों का भूत सवार था। कई हफ्तों से शंकर के चेहरे पर मुस्कान नहीं दिखाई दी थी। सोमू भी पढ़ने में बहुत फुर्तीला नजर आने लगा था। मटर ने मजाक करना बंद कर दिया था और दूसरों के मजाक समझने में भी उसे देर लगती थी। और राजम का हाल यह था कि वह पहली घंटी बजते ही स्कूल में दाखिल हो जाता, जो भी पढ़ाया जाता उसे ध्यान से कॉपी में नोट करता और छुट्टी होते ही घर चला जाता था। स्कूल में वह मुश्किल से 10-12 शब्द किसी से बोलता था। मणि के चेहरे पर चिंता दिखाई देने लगी थी और जब भी शंकर उसे मिलता उससे समझ में न आए सवालों की पूछताछ करता रहता था। वह स्कूल के क्लर्क के पीछे भी लगा रहता, क्योंकि लड़कों की आम धारणा यह होती कि क्लर्क को सारी जानकारी होती है और इम्तिहान में आने वाले पर्चों के सब सवाल भी उसे पता होते हैं। मणि एक दिन क्लर्क के घर गया और खेत के ताजे बैंगन एक थैले में उसे भेंट किए। क्लर्क बैंगन से भरा थैला देखकर बहुत खुश हुआ और प्यार से मणि को कमरे में ले जाकर उसे एक स्टूल पर बिठा दिया। क्लर्क इस भेंट से बहुत संतुष्ट दिख रहा था। मणि को लग रहा था कि इस समय वह जो भी चाहे उसे मिल सकता है, लेकिन क्लर्क जो कुछ कह रहा था उसका विषय था उसकी बिल्ली, जो पास ही चुप पड़ी थी। मणि की समझ में नहीं आ रहा था कि वह कह क्या रहा है। उसके मन में तो इम्तिहान के पर्चों की जानकारी की बातें घूम रही थी। क्लर्क ने अब बिल्ली की चर्चा छोड़कर जहरीले मच्छरों की बात शुरू कर दी, जो आंखों के इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं, पर मणि को इससे में भी कोई रुचि नहीं थी। वह तो इस फिराक में था कि कब क्लर्क अपनी बात खत्म करे और वह हमला शुरू कर दे। क्लर्क कहता जा रहा था, इन मच्छरों को कभी आंखों के करीब नहीं आने देना चाहिए। आंख की सब बीमारियां इन्हीं से पैदा होती हैं और अगर कभी कुछ हो जाए तो सबसे अच्छा इलाज है प्याज का एक टुकड़ा काटकर। मणि की समझ में आ गया कि यह बोलना बंद नहीं करेगा, तो उसने बीच में ही अपना हमला शुरू कर दिया। सर, इम्तिहान में अब एक ही हफ्ता बाकी रह गया है। क्लर्क को यह बात अजीब सी लगी। बोला, हाँ ठीक है, एक हफ्ता रह गया है, तुम्हें अच्छा बड़ा प्याज लेना चाहिए जिसमें खूब रस हो, छोटा सूखा प्याज नहीं। मणि ने प्याज की उपेक्षा करते हुए कहा, सर मुझे इम्तिहान की बड़ी फिक्र हो रही है, और चेहरे पर भय का भाव लाने की कोशिश की। यह सुनकर मुझे अच्छा लग रहा है, तुम जमकर पढ़ाई करोगे तो जरूर पास हो जाओगे। क्लर्क ने ज्योतिषी बनते हुए जवाब दिया। देखिए सर, मुझे इम्तिहान से बहुत डर लग रहा है, रात को नींद नहीं आती
अगर आप मुझे कुछ जरूरी बातें बता सके, मुझे इतना ज़्यादा पढ़ना है। मैं वे सब गैर जरूरी चीज़ें नहीं पढ़ना चाहता जो इम्तिहान में पूछी ही न जाए। इस तरह उसने अपना उद्देश्य समझाने की कोशिश की। क्लर्क समझ तो गया कि वो क्या पूछना चाहता है, लेकिन बचते हुए उसने कहा, ठीक है, तुम्हें वही हिस्से पढ़ने चाहिए जो जरूरी हो। मणि भी समझ गया कि चालाकी से काम नहीं चलेगा, इसलिए उसने साफ पूछा, आप यह बताइए कि इम्तिहान में क्या क्या सवाल आएंगे। क्लर्क ने इनकार करते हुए कहा कि उसे पर्चों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मणि ने चापलूसी करते हुए कहा कि आपको नहीं तो किसको पर्चों का पता होगा। क्लर्क ने पीछा छुड़ाने की दृष्टि से ऐसी बातें करनी शुरू की जो मणि की नज़र में बहुत उपयोगी थी। क्लर्क को तो यह भी पता नहीं था कि उसकी कक्षा में क्या पढ़ाया जाता है। फिर भी उसने कहा, देखो, तुम्हें भूगोल पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कि तुम्हें नक्शे का काफ़ी अभ्यास करना पड़े, और जहाँ तक गणित का सवाल है, तुम्हें हर रोज कम से कम 5 सवाल हल करना चाहिए। ऐसा करोगे तो तुम सारी गणित इस तरह हजम कर सकोगे जैसे केला खाकर कर लेते हो। और अंग्रेजी के बारे में क्या करूं? अंग्रेजी की चिंता मत करो, तुमने पूरी किताब पढ़ डाली है। जी, पढ़ डाली है, मणि ने डरते डरते कहा। तो फिर ठीक है, अब तुम यह करो कि जरूरी पार्ट फिर पढ़ लो, और वक्त मिले तो दोबारा तिबारा दोहरा लो, इतना काफी होगा। ताजुब है कि मणि इस उपदेश से संतुष्ट हो गया। घर लौटते हुए वह सोचता रहा कि बैंगन खरीदने में उसने जो पैसा खर्च किया था वो बेकार नहीं गया। अब मणि को लगा कि वह बहुत खास व्यक्ति हो गया है। उसे क्लास के दूसरे छात्रों पर दया आने लगी, जिन्हें इस तरह पढ़ाई करने का गुण मालूम नहीं था, जिससे उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। उसने तय किया कि स्वामी को भी ये गुण बताएगा, पर उसे किसने यह सब बताया, इस बात को छिपाए रखे। दोनों शाम को स्कूल से घर वापस जा रहे थे। एक दूसरे से अलग होने से पहले वे विनायक मुदाली और ग्रो स्ट्रीट के चौराहे पर रुके। तो मणि ने कहा, तुम्हें पता है इम्तिहान में क्या क्या आने वाला है? स्वामी बोला, किताबों में जो है उसके बाहर कुछ आएगा क्या? मणि ने मजाक पर ध्यान नहीं दिया, कहा, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। तुम्हें पता है कल रात 7 से 10 बजे तक मैंने क्या किया? मूंगफली खाई होगी। स्वामी ने जवाब दिया, बेवकूफ, मजाक बंद करो। मैंने हिंदुस्तान के 2 नक्शे बनाए, 2 अफ्रीका के बनाए और 1 यूरोप का बनाया। एटलस में देखकर बनाए होंगे। हो सकता है मणि को उसकी बात पसंद नहीं आई। बोला, लेकिन किसी उद्देश्य से ये नक्शे बनाए। हो सकता है मुझे 1-2 सवालों का पता हो, लेकिन किसी और को यह मत बताना, नहीं तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा, ऐसा मणि कहता है। स्वामी को उसकी गंभीरता देखकर विश्वास भी होने लगा। घर लौटकर स्वामी को उदासी महसूस होने लगी। माँ घर पर नहीं थी, दादी भी बात करने के मूड में नजर नहीं आई। उसने दादी को उस दिन की कुछ बातें बतानी शुरू की। दादी, मालूम है आज स्कूल में क्या हुआ? क्लास सी के एक लड़के ने किसी को चाकू से घायल कर दिया। क्यों किया? दादी ने अनमने भाव से पूछा। दोनों दुश्मन थे एक दूसरे के। फिर यह देखकर कि दादी को इस घटना में कोई रुचि नहीं है, इसलिए उसने दूसरी कहानी शुरू की। दादी, सुनो, हेडमास्टर साहब आज चलते हुए एक दरवाजे से टकरा गए और उनके अंगूठे से ढेर सारा खून निकला। दिन भर लंगड़ा कर स्कूल में घूमते रहे। वे तीसरी क्लास को पढ़ा भी नहीं सके, इसलिए उन्हें छुट्टी मिल गई। अच्छा, दादी ने हुकार भरा। स्वामी को देखकर बड़ी चिढ़ हुई कि दादी को नींद आ रही है और वे उसकी बातों में दिलचस्पी नहीं ले रही है। अब वह अपने नन्हे भाई के पालने की तरफ मुड़ा। हालांकि पहले उसे अपने इस छोटे से भाई में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन अब उसे इसकी बातें अच्छी लगने लगी थी। अब यह 6 महीने का हो गया था और कुछ हरकतें भी करने लगा था। पहली बात यह कि किसी को अपने पास देखकर वह किलकारी मारने लगता था। उसके मुंह में अपना छोटा सा हाथ डालने लगता था, फिर दोनों हाथ ऊपर हवा में उछालने लगता था और अंत में मुंह खोलकर मुस्कुराने लगता था। स्वामी को उसके सब कारनामे बहुत अच्छे लगते थे। झूले के एक सिरे पर बैठकर वह घंटों बच्चे के साथ खेलता रहता। वह कोशिश करता कि बच्चा उसका नाम स्वामीनाथन बोले, लेकिन बच्चा एक आध ध्वनि निकालने और किलकारी मारने के अलावा कुछ और नहीं कर पाता था। उसने झूले पर नजर डाली और यह देखकर निराश हुआ कि बच्चा सो रहा है। उसने खकार कर गला साफ किया और कोशिश की कि बच्चे की नींद खुल जाए, लेकिन बच्चा सोता रहा।
फिर वह दबे पांव वहां से हट आया, यह सोचकर कि अगर यह जग गया तो पहले आधे घंटे तक वह चीख चीख कर और रो रो कर सारे घर को परेशान कर देगा। नींद से अचानक जगाया जाने पर उसका यही व्यवहार होता था। शाम के वक्त घर पर बने रहना उसे बहुत परेशान करता था। इस समय सरयू के रेतीले तट पर मणि के साथ घूमते हुए गपशप करना उसे अच्छा लगता था, लेकिन इम्तिहान खत्म होने तक उसके इस तरह घूमने पर पिताजी ने पाबंदी लगा रखी थी। वह अक्सर सोचता कि पिताजी को बता दे कि उसे यह पाबंदी पसंद नहीं है, लेकिन इसकी हिम्मत करने से पहले वह जवाब दे जाती थी, कोई बात नहीं, इम्तिहान के लिए एक हफ्ता ही रह गया है। यह सोचकर ही उसके मन में ताजगी आ गई। इसके बाद वह पहले की तरह मस्ती कर सकेगा। वह मेज पर आ बैठा और एटलस निकाल लिया, यूरोप का राजनीतिक नक्शा निकाला और उसे ध्यान से देखने लगा। उसे यह सोचकर ताज्जुब हुआ कि ऐसे टेढ़े मेढ़े प्रदेश में लोग कैसे रह लेते, जहाँ ऐसी उल्टी सीधी खाड़ियाँ और छोटे छोटे द्वीप हैं, जहाँ के लोगों को खतरे के दिनों में बचकर निकल भागने में कितनी परेशानी होती होगी। फिर उसे एक और समस्या परेशान करने लगी, नक्शे बनाने वालों को जमीन के इस टेढ़े मेढ़ेपन का ज्ञान कैसे होता होगा। उन्हें यह कैसे पता चला होगा कि यूरोप की शक्ल ऊंट की सिर जैसी। क्या बहुत ऊंचे खंभों पर चढ़कर उन्होंने नीचे देखा होगा, जो दिखाई दिया उसे नकल कर लिया होगा। वह सोचता कि नक्शे में उसे हिंदुस्तान जैसा दिखाई देता है, जैसे उसे यह टाउन हॉल की छत पर खड़ा होकर देख सकेगा। वह इस छत पर कभी गया नहीं था और न जाना ही चाहता था। हालांकि उसे यकीन नहीं होता था, पर दर्जी बड़े विश्राम से उसे बता था कि टाउन हॉल की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक जेलखाना है, जिसमें पठान जवान लड़कों को फुसलाकर ले जाते हैं। फिर चौंक कर वह अपनी विचारों से बाहर निकला और कागज पर यूरोप के नक्शे की नकल तैयार की। उसे यह जानना अच्छा लगा कि वह काफी अच्छा नक्शा बना सकता है। भले ही उसकी बनाई आकृति का आधा हिस्सा सांड जैसा और आधा ऊंट जैसा लग रहा था। शाम के 7 बज गए थे और पिताजी घर लौट आए थे। बेटे को काम करते देखकर वे बहुत खुश हुए। नक्शे पर नजर डालते हुए बोले, अच्छा बनाया है। स्वामी को शब्द सुनकर लगा कि उसकी सब तकलीफें दूर हो गई हो। उसने पन्ने पलटे और अफ्रीका का नक्शा देखने लगा। इम्तिहान शुरू होने से 2 दिन पहले उसने अपनी जरूरतों की सूची बनानी शुरू कर दी। एक कागज उठाया और लिखा, सफेद सादा कागज 20 पन्ने, नीब 6, स्याही 2 बोतलें, क्लिपें 3। अब पेंसिल चबाते हुए उसने सूची को दोबारा देखा। उसे यह सही नहीं लगा। उसे पता ही नहीं था कि उसकी जरूरतें इतनी कम। जब वह सूची बनाने बैठा था तब उसने सोचा था कि 2-3 पन्ने भर जाएंगे, लेकिन यह तो 5 लाइनों में ही पूरी हो गई। उसने सूची को फिर देखा, सफेद सादा कागज 20 पन्ने। वह सोचने लगा कि उसने बिना रूल वाला सादा कागज ही क्यों चुना है। उसे यह पता था कि वह कितनी भी कोशिश करे, उसकी लिखाई में लाइनें दाहिनी तरफ ऊपर के कोने में सरकती चली जाएगी। इम्तिहान में तो यह नहीं चलेगा। उसे कुछ रूलदार कागज भी रखना चाहिए और नीब कितनी हो यह सोचने लगा। एक इम्तिहान में कितनी नीब लग जाएगी? 1, 2, 5। इसके बाद स्याही, उसे कितनी स्याही खरीदनी चाहिए? अब क्लिपे और पिनों की समस्या सामने आई। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि किस चीज की कितनी जरूरत पड़ेगी, और यह भी कि गुच्छे में ये होती कितनी थी। किसी दुकानदार से 6 पीने और 6 क्लिपें देने को कहकर शर्मिंदगी नहीं होगी क्या? अंत में बहुत सोच विचार कर उसने अंतिम सूची बनाई। बिना रूल वाला सफेद कागज 20 पन्ने, रूलदार सफेद कागज 10 पन्ने, काली शाही 1 बोतल, क्लिपें 3 से 12 तक, पीने 6 से 12। लेकिन सूची अभी भी संतोषजनक नहीं बनी थी। इस पर फिर से विचार करके उसने इसमें ये 2 चीजें और बढ़ाई। कार्डबोर्ड 1 पेड, दूसरे खर्चों के लिए 1 रुपया। पिताजी अपनी मेज पर बैठे काम कर रहे थे। स्वामी सूची हाथ में लेकर उनके सामने जा खड़ा हो। पिताजी काम में इतने व्यस्त थे कि उन्हें स्वामी के आने का पता नहीं लगा।
स्वामी ने सोचा कि वह किसी और वक्त उन्हें यह दिखाएगा। खाने के बाद अगर इसकी बात करेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वह दबे पांव बाहर निकल आया। जैसे ही वह कमरे से निकला पिताजी की आवाज़ सुनाई दी, कौन है? आवाज़ उसे सख्त लगी। तुरंत दूसरी आवाज़ आई। मैंने पूछा कौन है? जैसे शेर की गरज थी और वे उठकर स्वामी के पास आ खड़े हुए। स्वामी तय भी नहीं कर पाया कि वहां रुके या जवाब दे। तुम थे? पिताजी ने पूछा। स्वामी ने जवाब दिया, जी। पिताजी बोलते, बेवकूफ, तुम जवाब नहीं दे सकते थे और मैं हूं कि चिल्लाता जा रहा था, कौन है, कौन है? इस घर में कोई एक सेकंड शांति नहीं रख सकता। मैं हूं जो काम में लगा हूं और मिनट मिनट पर कोई ना कोई आकर कुछ कहने लगता है। मैं काम कैसे करूं? जाकर अपनी माँ से कह आओ कि वो मेरे कमरे में कभी ना आए। तेल वाला या सब्जी वाला कोई भी पैसे मांगने आए, मुझे परेशान ना किया जाए। किसी को घर में मत घुसने दो। तुम्हारी माँ तो सोचती है, और तुम्हारे हाथ में यह कागज कैसा है? कुछ नहीं है पिताजी। यह कहते हुए स्वामी ने कागज अपनी जेब में ठूस दी। लेकिन यह है क्या? पिताजी चीखे और कागज उसकी जेब से निकाल ली। मैं पूछता हूँ है क्या यह? फिर कागज पढ़ते हुए अपनी कुर्सी पर बैठे। स्वामी ने 2-3 दफा खासकर गले में आवाज पैदा की और कहा, यह मेरे इम्तिहान की सूची है। क्या सूची? इम्तिहान की? परसों से इम्तिहान शुरू हो रहे हैं, उसको आपको पता है? स्वामी कहता, पता है, और तुम बेलगाम गधे की तरह घूम रहे हो। और क्या वाहियात सूची है यह? तुम सोचते हो रुपये जैसे आसमान से टपकते हैं। स्वामी यह नहीं सोचता था, लेकिन कुछ इसी तरह सोचता था। पिताजी ने मेज की दराज खोली और उसमें हाथ डालते हुए कहने लगे, तुम्हें जो चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन क्लिपें मेरे पास नहीं है। और तुम्हें क्लिपें क्यों चाहिए? इसकी तुम्हें क्या जरूरत पड़ेगी? और यह पेड भी क्यों चाहिए? तुम्हारे कमरों में डेस्क नहीं है क्या? हमारे दिनों में स्लेट से ही सब काम चल जाता था, और अब तुम्हें कागज, कलम, स्याही और कागज के नीचे रखने के लिए पेड भी चाहिए। उन्होंने अपनी मोटी लाल पेंसिल उठाई और कागज पर पेड का नाम काट दिया। इससे पूरा कागज चीर सा गया। फिर उसे स्वामी की तरफ फेंक दिया। कागज की यह दशा देखकर स्वामी उदास हो उठा। वह सोच रहा था कि जेब में पैसे खनकते हुए अमीर मार्ट जाएगा और शान से चीजें खरीदेगा। कागज उठाकर वह चलने लगा तो पीछे से पिताजी की गरज फिर सुनाई दी, सुनो, तुम बाहर जाओ तो इधर के लिए बच्चों को कमरे से बाहर हटा देना। बच्चे को कमरे से बाहर हटा देना। मुझे उसकी चीखें अच्छी नहीं लगती। वह क्यों चीखता रहता है? तुम्हारी माँ भी बहरी हो है या पागल है? बच्चा कितना भी चीखता रहे, उसे फिट भी पड़ जाए, लेकिन वह परवाह नहीं करेगी। चैप्टर 8 इज कंप्लीट। चैप्टर 9 इज कमिंग सून। जय हिंद।